हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास भी पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास की हेल्प से हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब क्लास की हेल्प से क्या बनाना, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना? तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लास। क्या यूज करके? एडवर्ब क्लास का यूज करके हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है? तो पहले हम एडवर्ब क्लास के बारे में जान लेते हैं कि एडवर्ब क्लास क्या है। एडवर्ब क्लास तो हम इसके थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें कि एडवर्ब क्लास क्या है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? ऐसी क्लास, द क्लास द क्लास दैट शोज, जो दिखाती है, जो प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? ऐसी क्लास जो शो करती है क्या? टाइम। अगर कोई क्लास टाइम शो करे, प्लेस शो करे, रीजन शो करे, कंडीशन शो करे, कॉन्ट्रास्ट शो करे, मैनर, क्या चीज? मैनर शो करे, कंपैरिजन शो करे, रिजल्ट शो करे, और क्या शो करे? पर्पस। एंड पर्पस मीन्स उद्देश्य होता है। तो ये चीजें जो क्लास शो करती है उसे हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। और इन सब का नेम अगर आपको याद रखना है तो मैं ब्रैकेट के अंदर इन सब के नेम का पहला पहला कैपिटल लेटर लिखता हूं, टी पी आर सी सी एम सी आर पी। और इसको आप याद रखने के लिए हिंदी में बोल सकते हैं, टपर सीसी में सीरप। टपर हो गया, सीसी में, सी आर पी से हमने बोल दिया सीरप। अगर ये वर्ड याद रखेंगे, टपर सीसी में सीरप, तो आपको टी पी आर सी सी एम सी आर पी मीन्स टी से टाइम, पी से क्या हो जाएगा? प्लेस, आर से रीजन, सी कंडीशन, सी से कॉन्ट्रास्ट, एम से मैनर, सी से कंपैरिजन, आर से रिजल्ट और पी से पर्पस। ठीक है? आप याद रखने के लिए इसको नोट कर सकते हैं। तो ये एडवर्ब क्लास की डेफिनेशन हुई कि एडवर्ब क्लास हम किसे कहेंगे। तो चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो टाइम है, पर्पस है, प्लेस है, इन सब को पढ़ते हैं और इन सब को बनाने के लिए क्या, कौन सी क्लास का यूज करना है, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्या था? टाइम। फर्स्ट क्या था? टाइम। तो देखिए, टाइम के लिए क्या क्या कंजंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है? एडवर्ब क्लास बनाने के लिए तो टाइम के लिए हम टिल का यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे, बिफोर, आफ्टर, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, सिंस हो गया, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज एटसेट्रा। तो ये सारे कंजंक्शन हम यूज करेंगे एडवर्ब क्लास बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, जो टाइम बताएंगे। ठीक है?
तो ये कुछ कंजंक्शन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिखा, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, फॉर अभय, मैंने किसका इंतजार किया? अभय का इंतजार किया। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखने चल रहा हूं, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, टिल मीन्स होता है तक, हिज उसके, अराइवल उसके आने तक। आई वेटेड फॉर अभय, मैंने अभय का इंतजार किया। आई वेटेड मैंने इंतजार किया, टिल हिज अराइवल, मैंने उसके आने तक इंतजार किया। तो बताइए मैंने अभय का इंतजार कब तक किया? उसके आने तक। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो किसी को भी अगर मैं ये सेंटेंस दूंगा तो वो इसका आंसर यही देगा, क्या दे देगा? आई वेटेड, क्या बोलेगा? आई वेटेड फॉर अभय, आई वेटेड फॉर अभय, मैंने इंतजार किया, टिल तक, हिज उसके, अराइवल मीन्स आने तक। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं उसको समझाने चल रहा हूं। वैसे ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये वो सेंटेंस नहीं है जो हम चाहते थे। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चाहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। और इसको हम सीखेंगे, देखिएगा। ये जो टिल है, टिल कंजंक्शन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अगर टिल कंजंक्शन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निकलेगा, अगर टिल प्रीपोजिशन निकला तो ये सिंपल हो जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि यहां पे टिल के बाद हिज क्या है? एडजेक्टिव है, और अराइवल आपको पता है एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है और अराइवल नाउन ही है। लेकिन ये भी जानिए कि एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन ही होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन नाउन ही हो रहा है, ठीक है ना। और ये नाउन जो है टिल के बाद, ये नाउन है हिज अराइवल, तो ये टिल का ऑब्जेक्ट हो गया। टिल का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो टिल के बाद ऑब्जेक्ट है, याद रखिए कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये हिज अराइवल सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास यहाँ वर्ब नहीं है। हिज अराइवल के बाद अगर कोई वर्ब होती तो हिज अराइवल सब्जेक्ट होता, और अगर हिज अराइवल सब्जेक्ट होता तो टिल भी क्या हो जाता? टिल क्या हो जाता? कंजंक्शन। लेकिन टिल अभी क्या है? प्रेपोजिशन है। टिल क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के साथ वेटेड, एक ही फाइनाइट वर्ब है और ये सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये जो टिल है ना, टिल को हमें कंजंक्शन बनाना होगा। टिल को हमें क्या बनाना होगा? कंजंक्शन। तो टिल को कंजंक्शन बनाने के लिए याद रखिएगा, कंजंक्शन के बगल में आपको रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगल में आपको वर्ब रखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बगल में वर्ब रखना है। तो अब देखिए हिज को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। हिज का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। और यहाँ जो अराइवल एक नाउन है, हम इसकी वर्ब लिख सकते हैं। अराइवल का नाउन वर्ब होता है अराइव। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लास है आई वेटेड फॉर अभय, ये प्रिंसिपल क्लास है। इसमें देखिए सब्जेक्ट के साथ ये वेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसी को फॉलो करेंगे। तो इधर भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अराइवल से ना वर्ब बना अराइव, और अराइव की सेकंड फॉर्म हो गया अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड। तो अब ये पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, ये हो गया आंसर। आई वेटेड फॉर अभय, मैंने किसका इंतजार किया? अभय का। टिल ही अराइव्ड, उसके आने तक। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो मैंने दो आंसर इसके लिखे, दोनों आंसर सही है, लेकिन बस यही है कि पहला जो सेंटेंस है आई वेटेड फॉर अभय टिल हिज अराइवल, ये सिंपल सेंटेंस है। और जो आई वेटेड फॉर अभय है, आई वेटेड फॉर अभय टिल ही अराइव्ड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टिल कंजंक्शन है, ठीक है, इसलिए। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब एक एग्जांपल और देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जैसे अगर लिख दिया
राम had gone Ram had gone to school। फुल स्टॉप हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, राम हैड गॉन टू स्कूल। फिर दूसरा सेंटेंस में लिख दिया श्याम एट फूड, श्याम ने खाना खाया। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको बहुत मिलेंगे जिसमें एक सेंटेंस क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये दूसरा जो श्याम है, ये जो श्याम एट फूड है, ये है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट हो तो आप याद रखिएगा, आप ऐसे कंडीशन में आफ्टर या बिफोर का यूज कर सकते हैं। अगर आप पास्ट परफेक्ट को पहले रखेंगे, अगर आप पास्ट परफेक्ट को पहले रखेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद आप लगाइएगा पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद लगाइएगा आफ्टर। पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर, ठीक है ना। अगर आप पास्ट परफेक्ट पहले रखेंगे तो नहीं, पहले अगर आप पास्ट परफेक्ट पहले रखते हैं तो आप यूज करेंगे बिफोर का। किसका यूज करेंगे, बिफोर, और उसके बाद आप लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये आपके लिए रूल का काम करेगा। अगर पास्ट परफेक्ट पहले लिखते हैं तो बिफोर लगाइए, फिर पास्ट इंडेफिनिट लगाइए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर बिफोर लगाना है तो ये आपका एक रूल हो गया, ठीक है। तो लिखना क्या, ये पास्ट परफेक्ट है, आप इसको लिख दिए, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। बिफोर मीन्स पहले, किसके पहले, श्याम एट फूड, श्याम के खाना खाने से पहले राम स्कूल जा चुका था। ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो आफ्टर लगाना चाहें तो आफ्टर लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखना पड़ेगा। पहले आपने क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आप लगाइए आफ्टर, फिर उसके बाद लिखिए पास्ट परफेक्ट। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, पास्ट इंडेफिनिट लिखिए, फिर आफ्टर लगा के फिर पास्ट परफेक्ट, और इसकी हेल्प से आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस पे लिखिए, श्याम एट फूड आफ्टर राम हैड गॉन टू स्कूल। तो क्या आंसर हो गया, श्याम एट फूड आफ्टर राम हैड गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हम जो है, अगर जो सेंटेंसेस टाइम बताएंगे तो उनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे एडो क्लास की हेल्प से। तो चलिए, ये हो गया टाइम। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस। तो देखते हैं सेकंड पे आता है प्लेस। अब देखते हैं कौन प्लेस जब बताएगा, कोई सेंटेंस जब प्लेस बताएगा तो कौन कौन सा कंजंक्शन लगाने वाले हैं हम। तो इसके लिए हम कंजंक्शन लगाएंगे वेयर का या फिर वेयर एवर का, ठीक है ना। वेयर या वेयर एवर, वेयर मीन्स जहां और वेयर एवर मीन्स जहां कहीं, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा मोदी जी वेंट टू मेनी प्लेसेस, मोदी जी वेंट टू मेनी प्लेसेस, यानी मोदी जी कई जगह गए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया ही वॉज वेलकम्ड, उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया, एवरीवेयर, हर जगह, उनका हर जगह स्वागत किया गया। दो सेंटेंसेस मैंने दिखा, मोदी जी वेंट टू मेनी प्लेसेस, मोदी जी कई जगह गए, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया गया। तो क्या हो जाएगा, अब अगर ये कंजंक्शन आपके सामने यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा कि मोदी जी जहां कहीं गए उनका स्वागत किया गया, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, जहां कहीं मोदी जी गए। तो जहां कहीं की इंग्लिश क्या हो गया, वेयर एवर, जहां कहीं मोदी जी वेंट, जहां कहीं मोदी जी गए, क्या हुआ, उनका उनका स्वागत किया गया, ही वॉज वेलकम्ड, ही वॉज वेलकम्ड।
तो जहां कहीं मोदी जी गए उनका स्वागत किया गया। तो इस तरीके से हम जो है जो सेंटेंसेस प्लेस बताएंगे उनको हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वेयर या वेयर एवर का यूज करके बना लेंगे और ये बड़ा आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पे आता है रीजन। क्या आता है? रीजन। रीजन मींस कारण होता है। तो अब रीजन के लिए क्या क्या कंजंक्शन यूज होंगे, रीजन के लिए क्या क्या कंजंक्शन यूज होंगे, तो देखिएगा रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो बिकॉज, सिंस या एज का यूज हम उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करेंगे जो रीजन बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सिंस मीन्स जैसा कि, एज का मतलब भी जैसा कि या चूंकि भी होता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं रीजन के लिए। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे लिख दिया ही इज इल, वो बीमार है। दूसरा सेंटेंस में लिख दिया ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। ही इज इल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो बीमार है, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो रीजन आ रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो बीमार है। तो आप लिख सकते हैं वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वो बीमार है। तो क्या आंसर हो गया? ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि क्या हुआ है उसको, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। अगर आप सिंस या एज का भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। सिंस का यूज जब करेंगे तो सिंस को स्टार्टिंग में ही यूज करना चाहिए, तो जाएगा सिंस का यूज करके कैसे आएगा, सिंस ही इज इल, जैसा कि वो बीमार है, फिर कॉमा कर दीजिएगा, जैसा कि वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, जैसा कि वो बीमार है इसलिए वो जो है स्कूल नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप रीजन बताने वाले सेंटेंसेस को इन कंजंक्शन का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास की हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए रीजन के आगे भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें मैंने लिख दिया कंडीशन। क्या? कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम क्या क्या कंजंक्शन यूज करेंगे? कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे इफ का। किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। इफ का यूज करेंगे या फिर अनलेस का यूज करेंगे। इन केस का भी यूज होता है। ठीक है ना, इफ हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया, तो इनका यूज करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करो। वर्क हार्ड, मेहनत करो। यू विल गेट सक्सेस, तुमको क्या मिलेगी? सफलता। यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो क्या कह रहा है? मेहनत करो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो कंडीशन ही तो है ना, कंडीशन मेहनत करना है और उसका रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें कि तुम सफल हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो अगर की इंग्लिश क्या होता है? इफ, या यदि की इंग्लिश इफ। इफ लगाने के बाद ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बगल में सब्जेक्ट आना चाहिए। और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, लेकिन एक छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है जो हमेशा होता है यू, तो वही सब्जेक्ट निकल आएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, कॉमा कर दो, तो क्या होगा? यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? सफलता। यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो एक सेंटेंस इसका हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक है ना, और भी कुछ जो है
आपको सेंटेंसेस दे देते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से अगर मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया वर्क हार्ड फुल स्टॉप कर दिया, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अगर कह रहा है मेहनत करो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तो क्या आप लिखने वाले हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा, अब आप अनलेस लगाइए, अनलेस मीन्स हो जाएगा जब तक कि नहीं, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो अनलेस लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कॉमा कर दीजिए, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसमें अगर हम चाहते तो इफ भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ लगाने के बाद आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट गेट सक्सेस, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए कंडीशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है कॉन्ट्रास्ट, देखते हैं कॉन्ट्रास्ट जो होता है हाँ, तो कॉन्ट्रास्ट हमें देखना है, और ये कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है, अंतर। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है, अंतर या फर्क। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, अंतर। ठीक है, इसमें कंजंक्शन क्या आता है, इसमें कंजंक्शन हम यूज करते हैं दो का, किसका, दो का यूज करते हैं, ऑल दो का, और एक होता है इवन इफ, इन्हीं सब का हम यूज करते हैं, दो आल दो इवन इफ, दो आल दो, इन सब की मीनिंग क्या है, हालांकि या फिर यद्यपि। ठीक है ना, यद्यपि या फिर हालांकि। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया जैसे मैंने लिख दिया ही इज इल, वो बीमार है, फुल स्टॉप कर दिया एक सेंटेंस। फिर मैंने लिख दिया ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। तो जब मैंने लिख दिया वो बीमार है वो स्कूल जाएगा, तो बिल्कुल क्या है, उम्मीद से हट के काम कर रहा है। बीमार होने पे कोई स्कूल नहीं जाता है, लेकिन यहाँ ये बीमार है फिर भी स्कूल जाएगा। तो लेकिन अगर हम फिर भी लगाएंगे तो कंपाउंड हो जाएगा, येट लगाएंगे तो कंपाउंड हो जाएगा। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो हो जाएगा भले ही वो बीमार है लेकिन फिर भी वो स्कूल जाएगा। भले ही की इंग्लिश क्या हो जाएगी, या यद्यपि की क्या हो जाएगी, दो या आल दो, चाहे दो लगाइए या आल दो लगाइए। दो ही इज इल, यद्यपि वो क्या है, बीमार है, फिर भी वो ही विल गो टू स्कूल, फिर भी वो कहां जाएगा, स्कूल जाएगा। भले ही वो बीमार है फिर भी वो स्कूल जाएगा। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रास्ट का यूज कर सकते हैं, दो आल दो और इवन इफ, जब कोई सेंटेंस जब इस तरह से मीनिंग दे कि जब जो है क्या होगा कि एक सेंटेंस में कोई काम हुआ और उससे जो उम्मीद बनती है उम्मीद के हिसाब से काम ना करे, उम्मीद से हट के काम करे, तो आप दो आल दो इवन इफ का यूज करेंगे। जैसे वो बीमार है तो उम्मीद यही है कोई स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन ये फिर भी जा रहा है तो उम्मीद से हट के काम किया और हमने दो आल दो या इवन इफ का यूज किया और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैनर। नेक्स्ट कौन सा है, मैनर। मैनर की बारी आती है। मैनर मीन्स क्या होता है, तरीका या ढंग, तरीका या फिर ढंग होता है। और मैनर के लिए हम क्या कंजंक्शन का यूज करते हैं, मैनर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एज या फिर सो फार एज। सो एज या सो फार एज, जिस तरह से, ठीक है ना, जिस तरह से इसकी मीनिंग होती है जिस तरह से या जैसे। ठीक है ना, तो चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल मैंने इसके लिए लिखा, जैसे लिख दिया हिट
अ सिक्स, यानी एक सिक्स लगाओ। क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट में 6 मारते हैं, तो हिट अ सिक्स इन अ मैनर, हिट अ सिक्स इन अ मैनर। फिर एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, नहीं एक काम करते हैं, ये सेंटेंस को फिर से मैं दोबारा लिखता हूं। जैसे मैंने पहले लिखा विराट, मैंने क्या लिख दिया, विराट हिट्स अ सिक्स, विराट हिट्स अ सिक्स इन अ मैनर, इन अ मैनर या वे कुछ भी लिख दें, विराट हिट्स अ सिक्स इन अ मैनर, यानी विराट 6 लगाता है किसी तरीके से। दूसरा सेंटेंस में लिख दिया हिट अ सिक्स, हिट अ सिक्स इन द सेम मैनर, हिट अ सिक्स इन द सेम मैनर, यानी उसी तरीके से एक सिक्स लगाओ, इन द सेम मैनर। तो यहां मैनर की ही बात हो रही है कि विराट जो है छक्का लगाता है एक तरीके से, किसी तरीके से विराट छक्का लगाता है। हिट अ सिक्स, एक छक्का लगाओ, इन द सेम मैनर, ठीक उसी तरीके से एक छक्का लगाओ। तो आंसर बड़ा आसान है कि एक छक्का वैसे ही लगाओ जैसे विराट लगाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिट अ सिक्स, हिट अ सिक्स इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर, उसी तरीके से एक सिक्स लगाओ जैसे, एज कौन लगाता है, विराट हिट्स, जैसे विराट लगाता है। आप अगर चाहें तो इन द सेम मैनर का यूज ना भी करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिट अ सिक्स एज विराट हिट्स, तब भी वही आंसर आएगा। और बाकी अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं हिट अ सिक्स इन द सेम मैनर एज विराट हिट्स, यानी एक सिक्स वैसे ही लगाओ जैसे ही विराट लगाता है। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 7th रूल आ गया हमारा, कंपैरिजन। कौन सा आ गया, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन आप जानते हैं, आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ा होगा। तो कंपैरिजन के लिए क्या क्या कंजंक्शन हम लगा सकते हैं, दैन का, कंपैरेटिव डिग्री में दैन का ही यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री रहता है तो एज डॉट डॉट एज का यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हम सो डॉट 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 एज का भी यूज कर सकते हैं, और अकेले सो का भी यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन कंजंक्शन का यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो चलिए एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जैसे मैंने लिख दिया विराट इज अ गुड प्लेयर, विराट इज अ गुड प्लेयर। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखना है अभिषेक, अभिषेक इज इक्वली गुड, अभिषेक इज इक्वली गुड, यानी अभिषेक भी बराबर अच्छा है। विराट एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना, और अभिषेक भी बराबर अच्छा है, यानी उतना ही अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, विराट विराट उतना अच्छा प्लेयर है जितना कि अभिषेक, या अभिषेक उतना अच्छा प्लेयर है जितना कि विराट। तो क्या लिख सकते हैं, अभिषेक, पॉजिटिव डिग्री है, एज का यूज कर सकते हैं, अभिषेक इज एज गुड, अभिषेक इज एज गुड प्लेयर, अभिषेक इज एज गुड प्लेयर एज कौन, जितना कि विराट, यानी अभिषेक उतना अच्छा प्लेयर है जितना कि विराट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, रोमन, रोमन इज स्ट्रॉन्ग, रोमन क्या है, मजबूत है, फुल स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस लिख दिया खली, खली इज
स्ट्रॉन्गर, खली इज स्ट्रॉन्गर, यानी खली और ज्यादा मजबूत है। रोमन मजबूत है, खली और ज्यादा मजबूत है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि खली रोमन से ज्यादा मजबूत है। कंपैरेटिव डिग्री, यहां देन कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? खली इज स्ट्रॉन्गर देन, खली इज स्ट्रॉन्गर देन कौन? रोमन। खली इज स्ट्रॉन्गर देन रोमन, यानी खली क्या है? रोमन से ज्यादा मजबूत है। खली रोमन से ज्यादा मजबूत है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन, जो सेंटेंसेस कंपैरिजन शो करेंगे उनको आप इस तरह से इन कंजंक्शंस का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिजल्ट, नेक्स्ट आपका है रिजल्ट। ठीक है, अब जो सेंटेंस रिजल्ट शो करेंगे, रिजल्ट के लिए आप कंजंक्शन लगाते हैं सो डॉट डॉट लगा करके दैट, और इसकी मीनिंग होती है, इस सो की मीनिंग होती है इतना की। ठीक है ना, इस तरीके से इतना की। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किसी चीज का रिजल्ट जो होगा, जो सेंटेंस रिजल्ट शो करेगा, जैसे अभी मैंने लिख दिया, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यश इज वेरी फैट, यश बहुत मोटा है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। मैंने सेंटेंस लिखा यश इज वेरी फैट, यश बहुत मोटा है। दूसरा सेंटेंस वो दौड़ नहीं सकता, तो यश जो मोटा हो गया है, इसका रिजल्ट क्या हो गया कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस में क्या करेंगे आप? लिखेंगे यश इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो वेरी की जगह पे आपको सो लगाना पड़ेगा, और फिर एक कंजंक्शन दैट यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यश इज सो फैट, यश इतना मोटा है, दैट कि ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता है। इस तरह से आप जो है रिजल्ट, जो सेंटेंसेस रिजल्ट शो करेंगे, आप सो डॉट डॉट दैट का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आपका पर्पस। पर्पस भी देख लेते हैं। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। पर्पस मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस मीन्स क्या है? उद्देश्य। ठीक है, अब यहां पे देखिए पर्पस में क्या कंजंक्शन यूज करते हैं हम। पर्पस के लिए कंजंक्शन हम यूज करते हैं सो दैट का। ये जो अभी रिजल्ट में सो दैट था, वो सो डॉट डॉट करके दैट था, लेकिन यहाँ सो दैट एक साथ रहेगा और मीनिंग अलग आ जाएगी। सो दैट होगा, और क्या होगा? इन ऑर्डर दैट होगा, इन ऑर्डर दैट, और एक और आएगा लेस्ट। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और एक आएगा लेस्ट। ठीक है ना, सो दैट मीन्स होता है ताकि। सो दैट मीन्स क्या होता है? ताकि। और इन ऑर्डर दैट का मतलब भी वही होगा, ताकि। और लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ये कंजंक्शन है सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, और इन सब के पहले प्रिंसिपल क्लास होगा, और ये कंजंक्शन है। तो लेकिन अब ये यहां से सबऑर्डिनेट क्लास शुरू होगा, तो हम सबऑर्डिनेट क्लास की कहानी बता दे रहे हैं आगे क्या होना चाहिए। सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट के बाद क्या यूज होना है? सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों के बाद सब्जेक्ट आएगा, लेस्ट के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद जब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मे या फिर माइट का यूज होगा, मे या फिर माइट का यूज होगा, और इसके बाद भी मे या फिर माइट का ही यूज होगा। और आपको ये भी पता है मे या माइट एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद हम आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पैसिव होगा तो बी लगा के V3 भी लग जाएगा, लेकिन ज्यादातर
इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव होगा तो, ठीक है। और यहाँ लेस्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज होगा, और शुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होना है। तो इस तरीके से पर्पस के लिए हम इन कंजंक्शन का यूज करेंगे, और इन कंजंक्शन के साथ आगे का जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका एक लिखा, जैसे लिखा ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। ही वांटेड, वो चाहता था। ही वांटेड, वह चाहता था। टू गेट फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था। उसने मेहनत की थी, वो फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता था। तो अब क्या लिख सकते हैं, उसने मेहनत की थी ताकि वो फर्स्ट डिवीजन पा सके। ताकि के लिए सो दैट लगाइए, चाहे इन ऑर्डर दैट, दोनों में से जो चाहे वो लगाएं। तो चलिए हम सो दैट ही लगा लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी ताकि, सो दैट क्या हो सके, वो ये वांटेड नहीं, ताकि वो क्या कर सके, पा सके। सो दैट ही के बाद अब सब क्या लगाने हेल्पिंग ऑफ, मे या माइट। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, क्या है, पास्ट में, ही वर्कड हार्ड। तो पास्ट में है तो आप इधर ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में होता तो मे का यूज करते। तो सो दैट ही माइट गेट, ताकि वो पा सके, क्या पा सके, फर्स्ट डिवीजन, ताकि वो फर्स्ट डिवीजन पा सके। उसने मेहनत की थी ताकि वह फर्स्ट डिवीजन पा सके। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। चलिए इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, फुल स्टॉप कर दिया। दूसरा सेंटेंस, यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। यू में फॉल डाउन, तुम क्या हो सकते हो, गिर सकते हो। सावधानी पूर्वक चलो, तुम गिर सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आपने लेस्ट पढ़ा तो क्या हो जाएगा, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश क्या होगी, लेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सावधानी पूर्वक चलो, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट तुम, यू। अब आपको लेस्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, शुड। लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ताकि तुम क्या हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है ना। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस तरीके से मैंने आपको एडवर्ब क्लास बनाने के लिए जितने रूल्स हैं और जो जो कंजंक्शन और आते हैं मैंने सब कुछ बताया। और आपको मैं इसके लिए एग्जाम्पल और भी बताऊंगा और एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, और उन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग, आप चाहें तो हमारा हौसला बढ़ाइए आप, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे हर वीडियो को आप पूरा देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।